हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने कॉस्ट एनालिसिस डिस्कस किया जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट डिस्कस किए, जिसको हमने दो भागों में डिस्कस किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस भाग में जो पार्ट 3 है हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वो है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बिजनेस में किस तरह काम आते हैं, ये क्या होते हैं, इसे हम डिटेल में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शॉर्ट टर्म कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। अब जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसमें हम शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि छोटे समय में जहां बिजनेस की सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से मापदंड हमें देखने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती क्या है, इसका आउटपुट से क्या रिलेशनशिप होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच the firm is unable to vary its all inputs। अब कौन कौन से इनपुट्स होते हैं नॉर्मली हमारे फर्म के पास में? वेरिएबल फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं। वेरिएबल इनपुट्स यानी जो वेरी कर सके, चेंज कर सके। वेरिएबल वर्ड बना है आपका वेरी से, वेरी यानी चेंज हो जाना। अब जो आसान चीजें देखिए वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। और जो महंगी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं वो बड़ी मुश्किल से चेंज होती हैं। जैसे कि आपके लिए कार खरीदना आसान नहीं होता। जैसे हम बाजार गए, सोचे आज कार खरीद लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। कार के लिए आपको विशेष रूप से बजट बनाना पड़ता है, या फिर हम कहेंगे हम कल मकान खरीद लेते हैं, नहीं, मकान के लिए या घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों को तो प्लानिंग करनी पड़ती है, और जो बहुत सुपर रिच है उनकी बात थोड़ी अलग होती है। लेकिन वो भी जब इन्वेस्टमेंट इतना भयंकर करते हैं, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सोच समझ के करते हैं। तो जो हमारी मशीन्स हैं, हमारा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, या हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, वो हम रोज नहीं लगाते, तो वो फिक्स फैक्टर्स होते हैं। और वेरी कौन सी चीजें करती हैं, जो हल्की फुल्की चीजें होती है जिनमें कम पैसा लगता है। जैसे कि अगर हमें कच्चा माल खरीदना है, जैसे मैंने बेकरी का एग्जांपल पिछले 2 वीडियोस में लिया है। बेकरी यानी जहाँ ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्रीज, पेटीज आपकी बनती है, सब बेकिंग आइटम्स बनते हैं, कुकीज वगैरह। अब जो बेकरी है उसमें जो मेन आइटम है वो है मैदा। मैदा काम में लाते हैं आप, कुकीज वगैरह सब चीजों में मैदा नॉर्मली पड़ती है, नूडल्स वगैरह हर चीज में मैदा पड़ती है। ठीक है, तो अब मैदा जो है आपका मेन रॉ मटेरियल है, उसके साथ साथ आप चीनी हुई, नमक हुआ, आपके जो भी आपके एमल्सिफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, या आपके बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सब चीजें आप यूज करेंगे, बटर वगैरह। अब जो ये चीजें ये सस्ती मिलती हैं, तो आप रोजमर्रा की समय में इससे खरीद सकते हैं। जैसे कि 2 दिन के लिए खरीद लिया, फिर 2 दिन बाद खरीद लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मशीन आप आज खरीद लो, फिर 2 दिन बाद खरीद लो, फिर 4 दिन बाद खरीद लो, नहीं। आपको मशीन खरीदने के लिए विशेष रूप से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि मशीनें लगभग लाखों रुपए की आती हैं। तो जो फैक्टर्स एक बार खरीदने के बाद हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, और जिन्हें खरीदने के लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, उनको हम फिक्स फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे मशीनें हो गई, हमारी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग हो गई, यानी कोई आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है या तो किराए पे ली है, या अपनी कोई फैक्ट्री बनाई, दोनों में बहुत खर्चा होने वाला है। तो जहां बहुत खर्चा हो वो फिक्स फैक्टर है, जहां थोड़ा कम खर्चा हो, आप आसानी से खरीद सके, रोजमर्रा भी खरीद सकते हो, वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं शॉर्ट रन में, वो सारे फैक्टर्स जो चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म क्या होता है? किसी इंडस्ट्री के लिए ऐसा समय जिसमें वो अपने फिक्स फैक्टर्स चेंज ना कर पाए। सिंपल डेफिनेशन तो ये है। बाकी बुक्स में आप पढ़ते हैं कि भाई महीने भर से लेके 5-6 महीने तक का समय शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। अच्छा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि किताबों से जो इकोनॉमिक्स आप मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती है जब आप बिजनेस करते हैं। शॉर्ट टर्म वो पीरियड होता है किसी भी बिजनेस के लिए जहां वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज कर पाए, लेकिन फिक्स फैक्टर्स चेंज ना कर पाए। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे अगर आपको छोटा सा ठेला खोलना है, पान ठेला खोलना है, आपको सेब सब्जी बेचने का ठेला खोलना है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है? वहां पे आपका 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकते हैं। लेकिन एक शुगर मिल के लिए शॉर्ट टर्म 6 महीने हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस आपका शॉर्ट टर्म डिफर करेगा। ओके, देन सम ऑफ द इनपुट्स आर फिक्स्ड, अदर्स आर वेरिएबल। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? छोटे समय में जहां आप अपनी मशीन और प्लांट चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसा समय होता है जहां पे आप फिक्स फैक्टर्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। सो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। अब टोटल कॉस्ट कैसे नापेंगे? हम फिक्स्ड कॉस्ट को नापेंगे प्लस वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट को, दोनों को जोड़कर हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, मतलब कुल लागत कैसे निकालेंगे? मैं मशीनों पे जो लागत लगी प्लस आपका
प्लांट में जो लागत है वो क्या हुआ, फिक्स फैक्टर्स हो गए आपके, जो बहुत पैसा खाते हैं आपका, प्लस वेरिएबल फैक्टर जो कच्चा माल हुआ है, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी हो गई, या छुटपुट जैसे आपके छोटे छोटे सामान आने हैं, वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, आप 2-4 दिन में भी खरीद सकते हैं उन्हें कम पैसे में। तो दोनों की कॉस्ट को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बनती है, कुल लागत बनती है। देन और शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। तो टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल कॉस्ट का, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। क्लियर? देन अब पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, जो हम अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। इसका क्या मतलब, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है या एक्चुअल कॉस्ट होती है जिसे हम वाकई में पैसा खर्चा कर कर अपना सामान खरीदते हैं। तो डिफरेंट ओवरहेड्स होते हैं बिजनेस में जिनके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, जो हम ना अपने अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं, भाई लिख लो ये पैसा हमने खर्चा किया। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम खर्चा नहीं करते लेकिन यूज करते हैं, जैसे कि हम अपनी बिल्डिंग को अपनी फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रेंट तो हमें देना नहीं पड़ रहा, भाई अपना घर है उसमें हमने फैक्ट्री लगा ली, लेकिन उस घर की कुछ तो कीमत होगी बाजार में। भाई अगर उस घर को हम किराए पे उठाते हैं बाजार में तो उसके लिए हमें किराया मिल सकता है, लेकिन अब हम किराया ले नहीं रहे उसका, तो अब वो जो मकान की जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में चली जाती है, यानी कि वो अदृश्य कॉस्ट हो जाती है। उसको आप इंक्लूड तो नहीं कर रहे लेकिन वो इंक्लूडेड है ना, वो आपकी जा रही है बिजनेस में, क्योंकि मकान तो आप यूज कर रहे हो ना अपना फैक्ट्री के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे, तो वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो होगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। आप उसे देख लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके पहले देखने में आ गई है तो पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट that is incurred to produce a given quantity of output in the short run by using both fixed and variable factors। जो किसी चीज को उत्पादन करने में कोई लागत लगती है शॉर्ट टर्म में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर वो क्या होती है, आपकी टोटल कॉस्ट होती है। देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट stand for the total cost incurred by the firm per unit of time for all fixed inputs। जो फिक्स्ड इनपुट्स में लगती है, फिक्स्ड इनपुट्स अभी बताया कौन कौन से, भाई फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आती है, उसका रेंट जो पे कर रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस जो आपकी मशीनें खरीदी गई हैं उनके बाद अगर आपने पैसा लिया है कहीं से उधार लिया है तो जो उधार है उसके लिए रेंट दे रहे होंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे बैंक को, प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ पे कर रहे होंगे, लोन लिया होगा तो कितने जा रही होंगी, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट है, या फिर आपने क्या किया, अपना पैसा बिजनेस में लगाया तो वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है। जो भी पैसा आपका मशीन में और बिल्डिंग में जा रहा है वो फिक्स कॉस्ट है आपकी। तो सारी की सारी जो आपने खर्चा किया है, लागतें लगाई हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम फॉर ऑल फिक्स्ड इनपुट्स। पर यूनिट ऑफ टाइम क्या चीज है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनो। जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो अगर उस मशीन की जिंदगी, लाइफ, यानी कि कितने साल हम उसे यूज करते हैं, लगभग 20 साल है, तो हर रोज वो जो है उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन होता है। हर रोज कुछ तो उसमें टूट फूट, मतलब कुछ तो घिसावट होगी, हम उसे यूज कर रहे हैं, तो हर रोज आपकी 20 साल के हिसाब से 1/20 ईयर्स, एक दिन क्या हुआ है, 1/20 ईयर्स हुआ, तो उसमें आप काउंट करते चले जाएंगे कि एक दिन में 20 साल का अगर आप डिवाइड करें 20 साल से तो एक दिन में कितना खर्चा हुआ, उस हिसाब से आप उसका खर्चा लगा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा हम करते हैं। तो पर यूनिट ऑफ टाइम फिक्स्ड इनपुट्स में कितना आपका खर्चा हुआ, दे डू नॉट वेरी विद चेंजेस इन आउटपुट। अब आपने जब मशीन ले ली एक बार तो ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज खरीदते हैं आप उसको, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। देखिए आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन ली, वो भी एक फिक्स इनपुट टाइप है। भाई वॉशिंग मशीन हम रोज तो लेकर नहीं आते, चलो वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं आज बाजार से, कल फिर गए पे एक और वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, नहीं, हमारे घर में एक ही वॉशिंग मशीन आती है और लगभग 8-10 साल के लिए, नॉर्मली 10 साल वो चलती है, आराम से आपके कपड़े धोती है। तो जब आप उसमें कपड़ा धोते हैं तो आप ऐसा थोड़ी कि एक ही आपकी सॉक्स धोएगी, वो नहीं, आपकी मशीन में कम से कम
20 कपड़े आराम से धुल जाते हैं, जो शर्ट वगैरह जो भी कुछ मिला के छोटे बड़े कपड़े 20-25 कपड़े, उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, वो धुल जाते हैं। तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है मशीन की, वो 20 कपड़े है, सपोज एक लॉट में वो धो लेगी, ठीक है। अब एक बार में वो 20 कपड़े धोती है, और मशीन को अगर आप दिन में 5-6 घंटे चला सकते तो हो सकता है वो ज्यादा कपड़े भी धो दे। आप लॉन्ड्री का काम करते हैं, अगर अपने घर में कपड़े धोने का, दूसरों का आपके घर में प्रेस का या लॉन्ड्री का काम है, आपकी ड्राई क्लीनिंग का, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप बिजनेस में तो जो मशीन यूज होगी ना, जो आपकी वॉशिंग मशीन, वो फिक्स्ड इनपुट है। तो अब जो आपने चेंज किया है, तो अगर आपके पास 2 कपड़े आ रहे हैं तभी भी एक मशीन लगेगी, आपके पास 10 कपड़े आ रहे हैं तभी एक मशीन लगेगी, और दिन में अगर आपको 100 कपड़े धोने पड़े तभी आप एक मशीन में धो सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिलाई मशीन से लेकर दुनिया की जितनी भी मशीनें हैं, उनकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि दिन में वो 8-10 घंटे हम उन्हें चला सकते हैं, बिजली से या हाथ से भी, और उनकी कैपेसिटी इतनी होती है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी किस चीज की क्या है, ठीक है। अगर एक मशीन एक दिन में कितना उत्पादन कर सकती है, उस हिसाब से हम उसे यूज कर सकते हैं, और उस आउटपुट के लिए वो चेंज नहीं कर दी जाती। तो एक मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम उसे चेंज नहीं करते, एक मशीन ही काफी है। इवन इफ द आउटपुट इज 0, दे विल स्टिल हैव टू बी इनकर्ड। अब अगर हमें लॉन्ड्री खोलनी है तो वॉशिंग मशीन चाहिए, और भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए वॉशिंग मशीन के, मतलब लॉन्ड्री के बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मशीन एक ही काफी है। और वहां पे अगर आउटपुट 0 भी है, यानी कि अगर हमें एक कपड़ा भी किसी दिन धोने के लिए नहीं मिला, तभी भी एक वॉशिंग मशीन हमें चाहिए। ऐसे ही जो फैक्ट्री होती है उनमें भी मशीनें लगानी ही पड़ती हैं, शुगर मिल में भी मशीनें लगानी ही पड़ती हैं, बेकरी में भी आपको मशीनें चाहिए। अगर हालांकि आप एक पैकेट ब्रेड भी वहां पे बेक ना करें, एक बिस्किट का पैकेट भी ना बनाएं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, फैक्ट्री में आपकी मशीन लगानी पड़ती है, और आपको प्लांट खड़ा करना पड़ता है, चाहे प्रोडक्शन 0 भी हो। तो फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप बिजनेस बिल्कुल 0 पे हो। तो सबसे पहले आपको बिजनेस करने के लिए फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ती है, इनसे कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए इनको इनएस्केपेबल कॉस्ट भी कहते हैं और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमें बताया है। एग्जांपल्स ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट आर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। भाई मशीनरी की टूट फूट आप नहीं रोक सकते। देखो, आप मशीन से कुछ बना रहे हो, आप उससे बिल्कुल कुछ नहीं बना रहे, वो ऐसे ही खड़ी है, 5 दिन 10 दिन 2 महीने आप उसे नहीं चलाए। कोविड-19 के टाइम जैसे कि आपकी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, मशीनें बिल्कुल बंद थी, फिर भी उनमें टूट फूट हुई। क्यों हुई? बंद मशीनें जल्दी खराब होती हैं, चलती हुई मशीनों में ग्रीस या ऑयलिंग करते रहते हैं, आप उनमें ग्रीस लगा देते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन बंद मशीनें और जंग खाती हैं, खराब होती हैं। तो मशीन की टूट फूट आप नहीं रोक सकते, और वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट में आती है। फिर सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो आपके मैनेजर्स हैं, आपके सीईओज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी सैलरी आपको जानी ही जानी है उनके लिए, तो आप उसको नहीं रख सकते, ये भी टोटल फिक्स कॉस्ट में आती है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, जो आपने उधार लिया था बैंक से, लोन लिया था, उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो रेंट इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, वो आपको कर तो आपको दे रही है, उसको कर कहते हैं आपको हिंदी में। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपने इंश्योरेंस कराया है अपनी फैक्ट्री का, अपनी मशीनों का, जिसका भी, उसका प्रीमियम आपको किस्त भी देनी पड़ेगी प्रीमियम की। पेमेंट ऑफ फैक्ट्री रेंट, मैंने पहले बताया, फैक्ट्री अगर आपकी किसी किराए के बिल्डिंग में है तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस, और जितने भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है गवर्नमेंट लगाती है, वो भी आपको देने पड़ेगा। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स आपके टोटल फिक्स कॉस्ट के किसी भी आपके बिजनेस में। इससे भी अलग कुछ होते हैं, पर यहाँ सारे नहीं दिए हमने। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अब देखते हैं। They are the costs that are incurred on variable factors, ये वेरिएबल फैक्टर्स में लगते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Whose amount can be altered in the short run, जो हम छोटे समय में बदल सकते हैं। जैसे जो चीजें सस्ती होती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, वो हम आसानी से खरीद सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। भाई हमें कम उत्पादन करना है, जैसे कि हमारी ब्रेड कम बिक रही है, तो हम कम कच्चा माल लाएंगे, उत्पादन करेंगे, और ज्यादा बिकने लगी तो हम ज्यादा माल ले आएंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे। Then variable costs vary directly with the change in output। अब मैंने पहले ही बताया, अगर हम उत्पादन कम कर रहे हैं, जैसे हमने 100 पैकेट ब्रेड के बनाने हैं,
तो हो सकता है हम 1-2 बोरी मैदा से काम चला लें, लेकिन अगर हमें 1000 पैकेट बनाने हैं ब्रेड के, तो हम हो सकता है 10 बोरी या 20 बोरी, मुझे नहीं पता कितना लगे, लेकिन बहुत सारी मैदा लगने वाली है, बहुत सारा आपका बेकिंग पाउडर लगने वाला है, बहुत सारा बटर, चीनी, नमक, सब कुछ बहुत लगने वाला है। तो जैसे ही उत्पादन बढ़ता है आपका किसी चीज का, आपकी रॉ मटेरियल बढ़ेगी, और अगर आप उत्पादन कम करते हैं यानी प्रोडक्शन कम करेंगे, तो आपकी रॉ मटेरियल भी आपको कम खरीदनी पड़ेगी। यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ ज्यादा डिमांड में आ जाते हैं, और अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स हमें कम खरीदने पड़ते हैं। In the short run, if the firm wants to increase its output, it will have to use additional variable factors. थोड़े समय में, छोटे समय में, शॉर्ट टर्म में अगर फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, थोड़ा बहुत ही बढ़ सकता है। भाई देखिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो जब भी बढ़ेगा जब नई मशीनें लगा सकते हैं आप। मान लीजिए आपकी 100 पैकेट बनाने की फैक्ट्री है, छोटा सा बेकरी है आपकी, पर डे आप 100 पैकेट बना सकते हैं, और आपके पास ऑर्डर आ गया 1000 पैकेट का, तो आप बना ही नहीं पाएंगे पहली बात तो। हाँ, ऐसा हो सकता है आप 100-200 पैकेट और बना सकते हैं ओवर टाइम करा के अपने वर्कर्स से, तो एक कैपेसिटी है आपकी भी कि आप बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म में आप खाली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा आपके पास एकदम तो आएगा नहीं। देखो, सिंपल सी बात है, आपने लोन लिया है, आपको सारे खर्चे झेलने पड़ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं क्या 10 दिन बाद ही आपके पास ऑर्डर आ गया, आप एक नया लोन लेकर नई फैक्ट्री खड़ी कर लेंगे, क्योंकि फैक्ट्री खड़े करने में आपको 2-3 महीने बेकरी को लगाने में लगेंगे। अगर शुगर मिल में नया ऑर्डर आ गया तो शुगर मिल लगाने में हो सकता है आपको साल भर लग जाए, तो वो आपका नहीं लग पाएगा। थोड़े समय में आप सिर्फ प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाकर। अपनी रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद के, भाई ठीक है 50 पैकेट ब्रेड के पैकेट और बनाने हैं तो बना देंगे, 100 पैकेट भी हम खींचतान करके बना देंगे पर डे हमारी बेकरी के साथ, लेकिन हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम 1000 पैकेट नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ सकता है खींचतान करके, अपना मशीन को ज्यादा चला लेंगे। जैसे हमारी लॉन्ड्री है, अगर हम अपनी लॉन्ड्री में डेली 100 कपड़े धो सकते हैं, तो ज्यादा खींचतान करके हम 200 धो देंगे, 250 भी चलो धो देंगे, लेकिन उसके फालतू हम नहीं धो सकते। भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी छत पे इतने कपड़े सूखेंगे नहीं, हमारी मशीन फूक जाएगी, या हमारी जो वर्कर है वो इतना काम नहीं करेगा, प्रेस नहीं करेगा, आयरन नहीं करेगा, ये सब चीजें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0 व्हेन आउटपुट इज 0। अब वेरिएबल कॉस्ट, मान लो आप कोई ब्रेड नहीं बना रहे अपनी बेकरी में, तो काहे की मैदा, काहे का कुछ भी नमक वमक कुछ नहीं लगने वाला, कोई रॉ मटेरियल नहीं लगने वाला, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या 0 हो गई। कोई वर्कर मत लगाओ, भाई मशीनों की जो कॉस्ट है वो तो आपको बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर ब्रेड ही नहीं बना रहे तो बेकरी में मशीन चलने का क्या काम है। तो जब वहां पे ब्रेड नहीं बन रही, आपकी रॉ मटेरियल तो आएगी ही नहीं, कुछ मैदा खर्च नहीं हुई, तो आप खरीदेंगे भी नहीं। यानी कि अगर ठीक है वहां पे मशीनों की टूट फूट खर्चा तो झेलना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, मशीनें नहीं चलेंगी लेकिन फिर भी टूट फूट होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वहां पे 0 हो जाएगी। देन एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर जो आप मजदूर लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल यानी कि आपकी मशीनों में जो भी डीजल पेट्रोल जो भी खर्च होता है या बिजली खर्च होती है उसका खर्चा, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। आपकी ब्रेड बन रही है या कोई और उत्पादन हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी करने भी आपको जाना पड़ेगा, तो वो भी। आपकी बर्गर्स बनाते हैं, आप पैटीज बनाते हैं, तो होम डिलीवरी करने अगर आप जा रहे हैं उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये सब कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है। ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा लगेंगी, और कम प्रोडक्शन होगा तो कम खर्चा होगा, ये लागतें कम हो जाएंगी। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाला आपका कर्व, और ये टोटल कॉस्ट है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा कि जो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, आप ये देखिए, ये यहां से पैरेलल है। यहां अगर 0 लगाए और यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी रख लो, 20,000 की रख लो या 30,000 रख लो, आपका पर मंथ जो खर्चा है वो रहेगा। छोटी मोटी बेकरी में हो सकता है आपका 30,000 पर मंथ से काम चल रहा है, लेकिन शुगर मिल में हो सकता है 20 करोड़ रुपीस का चले, या बहुत बड़ी मिल्स में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पर आपकी फिक्स्ड है। अब देखो, प्रोडक्शन चाहे आपके 10 पैकेट्स हो, 100 पैकेट्स हो, कितना भी हो जाए आपको प्रोडक्शन, ये आपकी बराबर उतनी ही फिक्स्ड है। ये यहाँ पर यानी कि आपकी 2-3 साल तक, 4 साल तक आप जब अपना पहला पुराना जो उधार है बैंक का चुका नहीं देते, तब तक आप नई मशीन खरीदने की हालत में नहीं होते। और जो मशीनें आपने लगाई हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कुछ प्रोडक्शन की। जैसे अगर आपने शुगर मिल लगाई है, आपकी एक शुगर मिल है, उसमें आपकी सपोज आपकी
50 मशीनें आपने लगाई, तो 50 मशीनों से हो सकता है पर डे 1000 पैकेट्स आप चीनी के बनाते हैं सपोज, तो 1000 पैकेट्स तक आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी फिक्स रहेगी। आप चाहे एक पैकेट बनाओ तब भी इतनी कॉस्ट लगने वाली है। सपोज पर मंथ आपका 1 करोड़ का खर्चा है आपकी शुगर मिल का फिक्स्ड कॉस्ट का, तो आपका 1 करोड़ ही रहेगा आप जब तक 1000 पैकेट्स पर डे पर नहीं पहुंच जाते। शुरू में आपका प्रोडक्शन हो सकता है 100 पैकेट हो, फिर 200 पैकेट हो, फिर 300 पैकेट हो, फिर 400 पैकेट हो, 500 600 करके 1000 पैकेट तक आप जब तक जाएंगे। और हो सकता है 1000 से थोड़ा फालतू भी बना लें। मैक्सिमम कैपेसिटी मशीन की है 1000 पैकेट, लेकिन अगर आप उसी मशीन को थोड़ा और ज्यादा चलाएंगे, प्लस उसमें और थोड़े मजदूर लगा लेंगे, टेक्नीशियंस लगा लेंगे, ओवर टाइम कराएंगे, तो आप हो सकता है 1200 या 300 पैकेट भी बना ले ओवर टाइम कराने पर उस मशीन को और वर्कर्स को। तो ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी होती है हम थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए उसमें बना सकते हैं कि भाई अगर हमारी डिमांड आ रही है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्या यूज करके? वेरिएबल फैक्टर्स यूज करके, यानी गन्ना का जो जूस है उसको थोड़ा ज्यादा ले लेंगे और वर्कर्स लगा लेंगे तो हम ज्यादा चीनी बना सकते हैं। ऐसे बेकरी में अगर आपकी बेकरी में 100 पैकेट बन सकते हैं पर डे, तो हो सकता है आप 150 पैकेट तक बना पाए डेली, अगर आप वर्कर्स को ज्यादा काम कराएं और अपनी बेकरी में मशीन्स को ज्यादा काम करा लें। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ हमारा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन 0 है, देखो यहाँ 0 है ये, ठीक है, ओरिजिन जिसे कहते हैं, ओरिजिन 0 पर होता है, यहाँ पे हमेशा याद रखना यहाँ 0 रहता है। अब ये 0 है या ओरिजिन समझ लो इसको, यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं प्रोडक्शन कर रहे तो 0 हो जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती और ना ही टोटल कॉस्ट 0 हो सकती, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनके ग्राफ यहां से शुरू नहीं होते। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही खाली ग्राफ आपका 0 से शुरू हो सकता है, ओरिजिन से शुरू हो सकता है। अब देखिए दो ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहे हैं, टोटल कॉस्ट यहां से शुरू हो रही है। जैसे अगर शुगर मिल है तो 1 करोड़ के खर्चे से आपकी शुरू हो रही है। अगर प्रोडक्शन इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो फिक्स कॉस्ट कम से कम 1 करोड़ है और 1 करोड़ टोटल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है यहाँ पर। अच्छा, जब आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है तो देखो ये भी फिक्स यहाँ पर सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ना शुरू हुई है यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट पे, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती है आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से बढ़ना शुरू करती है। क्यों ऊपर से बढ़ना शुरू करती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उसमें रहेगी रहेगी हमेशा। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट को। तो जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा इसमें एडेड रहेगी प्लस इसके ऊपर, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन देखें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 लाख रुपए का कच्चा माल हमने लिया, यहाँ पे आ गए हम, तो 20 लाख रुपए का ये कच्चा माल सपोज हमने लिया है यहाँ पे, या 30 लाख का ले लिया यहाँ पे, तो अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? ये 30 लाख रुपए का हमने कच्चा माल टोटल वेरिएबल कॉस्ट ली। अब 30 लाख रुपए यहाँ ऐड करो तो 30 लाख रुपए प्लस ये कितनी हो गई यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 30 लाख रुपए होगी। और आगे बढ़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट और बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी टोटल कॉस्ट भी आपकी ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल होगी, इसके हॉरिजॉन्टल होगी आपके एक्स एक्सिस के। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होकर बढ़ती चली जाएगी और टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट के ऊपर से बढ़ेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स के ऊपर से जो पैरेलल है। ठीक है, क्लियर? इसको बनाना बहुत आसान है, एल शेप कर्व बनाना, फिर पैरेलल एक लाइन बना देना और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन शुरू करना। याद रखना वेरिएबल कॉस्ट ही 0 हो सकती है, जब प्रोडक्शन 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। टोटल कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होगी। टोटल कॉस्ट तो कभी 0 नहीं हो सकती और ना ही फिक्स कॉस्ट। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मशीनें आपको खरीदनी है जब फैक्ट्री लगानी है, प्लस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, इसलिए वो 0 कभी नहीं होगी। तो बिल्कुल क्लियर लॉजिक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। ग्राफ एक्सप्लेनेशन ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सब बता ही दिया है। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए, जब तक आपकी मशीनों की कैपेसिटी पूरी ना हो जाए। भाई देखिए बिजनेस जब शुरू करते हैं ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिलने लग जाएगा कि पहले दिन से आप 1000 बोरी शुगर की या 1000 पैकेट शुगर के बनाना शुरू करेंगे, या पहले दिन ऐसा तो नहीं है आपने बेकरी खोली भाई 100 पैकेट डेली हम बनाएंगे। नहीं, थोड़े थोड़े बिजनेस धीरे धीरे चलता है, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी धीरे धीरे पहुंचते हैं आप, तो मशीनें आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंचती हैं, आप पर डे प्रोडक्शन करती हैं, फिर बेचना शुरू करते हैं।
तो आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट और ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट कॉस्ट। ये कॉन्स्टेंटली आपका बिजनेस जब तक बढ़ता है, चलती रहती है और फिर लगातार आप अपना प्रोडक्शन करते हैं तो कांस्टेंट होती है नॉर्मली। पर मंथ आपको एक रेंट देना है बिल्डिंग का, वो फिक्स्ड है आपका। देन आपको पर मंथ ही आपका जो भी आपकी मशीनों का जो है डेप्रिसिएशन है, टूट फूट है, वो देखनी है। प्लस पर मंथ ही आपको बैंक का लोन जो है वो चुकता करना है, वो पे करना होता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम ही पर मंथ देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मैनेजर्स की सैलरी पर मंथ आपको देनी पड़ती है। तो ये फिक्स रहती है, कांस्टेंट है। फिर दे आर नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने के साथ ही कॉस्ट नॉर्मली नहीं बढ़ती, क्योंकि मशीनें एकदम से आप बढ़ा नहीं सकते तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मशीनों कॉस्ट है। आउटपुट आपका फिर रॉ मटेरियल को इंक्लूड करता है। अब आउटपुट बढ़ता है रॉ मटेरियल की वजह से। फिक्स कॉस्ट तो एक बार हो गया, खर्चा हो गया, वो आपका 2-4 साल 6 साल नहीं बढ़ने वाला जब तक आपका बिजनेस आपका एक्सपेंड नहीं करना चाहोगे। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन से अलग होती है। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का ज्यादा यूज होता है, फिक्स कॉस्ट तो आपकी पहले ही लग गई। आप अपने प्रोडक्शन करो, उसमें ना करो, आपकी फिक्स कॉस्ट से लग चुकी है, वो बदलने वाली नहीं है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल नेवर अफेक्ट्स दीज कॉस्ट। आप प्रोडक्शन हुआ, आप एक पैकेट बनाओ चीनी मिल में, अपना शुगर मिल में, मत बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही तब भी फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट तो रहेगी फिक्स आपकी। फर्म इनकर्स अ फिक्स कॉस्ट इवन व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया प्रोडक्शन बिल्कुल मत करो, सोए रहो अपने घर में, फिक्स कॉस्ट कम नहीं होने वाली। ये तो ऐसी चीज है जो एक बार गले पड़ गई आपके, निकलने नहीं वाली जब तक आप बिजनेस को अपने को सेल ना कर दो, दोबारा खत्म ना कर दो। ठीक है, तो एक बार बिजनेस शुरू किया, फिक्स कॉस्ट तो झेलनी ही झेलनी है भाई आपको। देन अप टू द लिमिट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स प्लांट एंड मशीन्स फिक्स कॉस्ट डू नॉट इंक्रीज। मैंने पहले बताया जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने प्रोडक्शन तक, और उसके थोड़े फालतू तक भी, जो शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा फालतू प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद तक आपकी प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्केल बदलना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जैसे 1000 पैकेट आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप 10,000 पैकेट रोज बनाना चाहते हैं शुगर के पैकेट्स, तो आपको कैपेसिटी बदलनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगता है। वो 2-4 महीने में नहीं होने वाला शुगर मिल में। प्लस छोटा बिजनेस होगा तो आप कर सकते हैं 2-4 महीने में, बड़े बिजनेस में नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म मैंने कहा ना डिफर करता है हर बिजनेस के साथ। ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट और जनरल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो ये सप्लीमेंट्री और जनरल कॉस्ट होती है, इनको आप चेंज नहीं कर पाते प्रोडक्शन के साथ में। देन फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट चेंज ओवर आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटा वेरिएबल कॉस्ट घटी, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दे आर आल्सो डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का फंक्शन होते हैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा आपकी जो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितना कम प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट। अब प्रोडक्शन जीरो है, कुछ नहीं उत्पादन करे तो कोई कॉस्ट नहीं। जैसे कोविड-19 के टाइम पर जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेस से लगभग बंद हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो चुकी, लेकिन फिक्स कॉस्ट चल रही थी उन लोगों की। If the production is zero, the variable cost would also be zero. Variable cost can also vary proportionally with the outputs. Variable cost proportionally यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी वेरिएबल कॉस्ट। In the long run, a fixed cost becomes a variable cost. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि लंबे समय में सारी कॉस्ट आपकी वेरिएबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय में तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं भाई। अगर 20 साल में तो हो सकता है आप एक प्लांट था आपका 20 साल पहले, आप 20 साल में 4 प्लांट लगा लोगे, तो आपने मशीनें भी चेंज कर ली, आउटपुट भी चेंज कर लिया, फैक्ट्री भी नहीं लगा ली, सब कुछ वेरी कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया ना। तो लंबे समय में सब कुछ वेरी होता है, सब कुछ वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आता है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं रहती उस समय पे। They have direct effect on cost control and determining the price of the commodity. Variable cost directly इफेक्ट करती है किस पे? कॉस्ट कंट्रोल पे और प्राइस को डिटरमाइन करने में। जैसे मैदा अगर महंगी हो गई तो ब्रेड भी महंगी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो अलग छोड़ दो। मैदा महंगी तो ब्रेड भी महंगी, और बहुत से बटर महंगा हो गया, वो चीजें महंगी, तो आपका जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जैसे आपके गन्ने की खेती कम हुई है तो चीनी अचानक महंगी हो जाएगी, आपके आलू बहुत कम उत्पादन हुए तो और चिप्स महंगी हो गई, तो बहुत सारे आइटम्स आपके महंगे हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ कैजुअल लेबर, वेजेस एक्सेट्रा। अगर ये महंगे हो जाते हैं तो आपका प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। ओके, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।